नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है पहला वेब डिज़ाइनिंग, जिसके अंतर्गत आपको एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट देखने को मिलेगा। तो एचटीएमएल से रिलेटेड जो यूनिट फर्स्ट है वो ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है। अब हम जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनिट सेकेंड की। यूनिट सेकेंड के अंतर्गत क्या मिल जाता है आपको? सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। सीएसएस होती क्या है? सीएसएस का मतलब हो जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि जब आप एचटीएमएल का उपयोग कर लेते हो तो एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को अगर फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट मतलब कैसा अपीयरेंस उसका रहेगा, उसके लिए जो है जिम्मेदार कौन होता है? सीएसएस होता है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक प्रकार की स्टाइल शीट है जिसमें फॉर्मेटिंग की जाती है। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जब स्ट्रक्चर तैयार कर लिए और फॉर्मेट कर लिए तो फॉर्मेट होने के बाद उस पेज को डायनेमिक बनाने का, डायनेमिक का मतलब समझ रहे हैं, जब आप क्लिक करोगे तो कुछ काम होना चाहिए। तो इस प्रकार से रिस्पॉन्सिव पेज बनाने के लिए हमको ज़रूरत होती है जावास्क्रिप्ट की। तो एचटीएमएल ने बनाया क्या? स्ट्रक्चर। सीएसएस ने करा फॉर्मेटिंग। जावास्क्रिप्ट ने आपका जो है एक प्रकार से डायनेमिक रूप कन्वर्ट करने का काम किया। तो सीएसएस का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, यानी कि वेब पेज को सुंदर, आकर्षक, वेल डिज़ाइन और प्रोफेशनल बनाने के लिए सीएसएस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सीएसएस में जो है मुख्य रूप से अगर देखें तो पेज की डिज़ाइन या वेब पेज की डिज़ाइन कैसे की जाती है, ये मुख्य रूप से तय किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, मान लीजिए हमने लिखे यहाँ पे SSW, तो इसका फ़ॉन्ट का कलर क्या रहेगा, इसका साइज़ क्या रहेगा, इसमें जो फ़ॉन्ट फैमिली है, सारी चीज़ें किस प्रकार रहेगी वो डिफ़ाइन करता है सीएसएस। इसका बैकग्राउंड का कलर क्या रहेगा, इसके आसपास जैसे हमने बॉक्स बनाए तो बॉक्स का लेआउट कैसा रहेगा, स्पेसिंग कैसी रहेगी, मार्जिन कैसी रहेगी, पैडिंग कैसी रहेगी, वेबसाइट में मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, और उसके बाद एनिमेशन इफेक्ट, ये सब काम कौन करता है? सीएसएस करता है। अब सीएसएस मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो तीनों प्रकार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम जो है टेक्स्ट एडिटर सबलाइम में चलते हैं, और सबलाइम में चल के हम कंट्रोल के साथ एन एक वेब पेज बना लेते हैं यहाँ पे, और इसको जो है हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम यहाँ चले HTML विद css.html, इस प्रकार से हमने क्या नाम रख दिए? HTML विद css.html इस वेब पेज का नाम रख दिए। यहाँ पे सिंपल एक HTML का स्ट्रक्चर हम लेकर आ जाते हैं। ठीक है, HTML का स्ट्रक्चर लाने के लिए सिंपल जो है इस प्रकार से लिखें। ये देखिए आपका प्री डिफाइन आ गया, कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन आई, इसको हम जो है हटा देते हैं क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है। अब हमको जो है यहाँ पे टाइटल देना होगा, तो टाइटल हम दे देते हैं कि प्रैक्टिस, ये हमने दे दिए प्रैक्टिस विद सीएसएस। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है बॉडी में आए, और बॉडी में आकर हमने लिख दिए H1, और H1 को लिख दिए दिस इज़ हेडिंग। ठीक है, और उसके बाद एक और H1 लिख लेते हैं, एक और H1 लिख लेते तो हमको एक कैटेगरी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हमने H1 लिखे, और दिस इज़, ये भी हेडिंग है। ठीक है, और इस H1 को हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, फिर से एक और H1 ले लेते हैं। ठीक, ये देखिए, और उसके बाद इसको भी कर दिए दिस इज़ हेडिंग। ये 3 हमने हेडिंग ले लिए और इसको भी क्लोज कर दिए। एक पैराग्राफ ले लेते, पी करके ले लेते, पी ले लेते, और पी में हम लिख लेते हैं दिस इज़ पैराग्राफ, और इसी पैराग्राफ को मैं कॉपी कर देता हूँ, या फिर जैसे भी हम चाहते हैं। ये देखिए 3 बार हमने कॉपी कर दिए, 3 हेडिंग ले लिए और 3 हमने पैराग्राफ ले लिए। अब इसको हम सिंपल जो है रन कराते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र, और जब देखोगे तो इस प्रकार से देखिए आपको हेडिंग 3 दिख रही है और 3 पैराग्राफ दिख रहा है। अब बात आती है इसमें स्टाइलिंग कैसे करें। तो स्टाइलिंग करने के लिए हमारे पास में 3 स्टाइल शीट होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है इनलाइन। तो इनलाइन का उपयोग किया जाता है इस H1 के अंदर या इस पैराग्राफ के अंदर। तो हम चलते हैं सबसे पहले H1 के अंदर। तो हम यहाँ पे लेते हैं स्टाइल, एक एट्रीब्यूट रहता है इसका, स्टाइल लिए, और इसका जो आगे है इक्वल लगा के डबल कोट लगा दिए। अब जितनी भी प्रॉपर्टी है, उदाहरण के लिए हमको सबसे पहले लेना है कलर। क्या लेना है? कलर। कलर ले लिए, और कलर का नाम क्या रख दी हमने? कलर हम ले लेते हैं एक प्रकार से ब्लू कलर। ठीक है, ये हमने ब्लू कलर ले लिए। उसके बाद हम जो है इसका बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी ले लिया, और बैकग्राउंड कलर हमने दे दिए येलो। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है येलो कलर यहाँ पे दे दिए। ये देखिए, चलिए इतना ले लिए। उसके बाद हम इसको जो है सेव करके और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से आपको ब्लू कलर आ चुका है और येलो कलर भी आ चुका है, पर हेडिंग 1 तो ये भी है, इनमें भी आना था। पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में हम दे देते हैं, जैसे एक पैराग्राफ में हम चलते हैं और हम जो है स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल में चल के हम दे देते हैं फॉन्ट साइज़, डैश लगा के हम साइज़ लिखते हैं, और साइज़ में हम ले लेते हैं कितना? 15 पिक्सल। ये देखिए
अब इसको जब रिफ्रेश कराएंगे तो देखिए यहाँ इसका साइज़ छोटा हो चुका है। 15 को हम कर देते हैं 20 पिक्सल। ये देखिए हमने 20 पिक्सल कर दिए। पिक्सल को पीटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए बाकी पैराग्राफ से इसका जो बिग साइज़ है वो दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारे साथ में दिक्कत क्या हो रही है कि जब हम स्टाइल उपयोग कर ले रहे हैं इनलाइन कहाँ उपयोग कर ले रहा है भाई, H1 के अंदर कर रहा है या पैराग्राफ के अंदर, यानी कि जो एलिमेंट उपयोग किया गया है उसी के अंदर कर रहा है। तो उससे दिक्कत ये हो रही है कि इनमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अलग अलग अप्लाई ना करके हम कर लेते हैं कॉमन। तो कॉमन करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ जाती है इंटरनल स्टाइल की। तो जो टाइटल है उसके नीचे ही चलो और आपको लिखना है क्या, स्टाइल, और एंटर करना है इस प्रकार से। अब आपको किस वाली स्टाइल में देना है, तो H1 में देना है। तो H1 को हमने लिखे, एक प्रकार का सेलेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है ये, सेलेक्टर। तो सेलेक्टर भी 5 प्रकार के होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करे और एंड करे और हमने लिख दिया क्या, कलर। और कलर लिखने के बाद हम कर देते हैं क्या, एक प्रकार से हम इसको कर देते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर हम कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट है जो भी हमको लेना नहीं लेना वो बात का मैटर है। तो स्टाइल लिए, स्टाइल में हमने क्या ली H1 लिए। और H1 कहाँ कहाँ है, एक H1 है, 2 H1 है, 3, ठीक है। उसके बाद हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका 2 में तो चेंजेस हो चुके हैं, इसमें नहीं हुआ है। तो समझ में क्या आया कि जब इंटरनल स्टाइल अप्लाई की गई है तो वो सब में आ जाएगी, परंतु आएगी किस में नहीं, जब उसी में इनलाइन स्टाइल उपयोग की गई। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, इनलाइन को। दूसरी किसको दी जा रही है, इंटरनल को। एक और रहती है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कैसे उपयोग की जाती है, तो पहले हम वो देख लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ N बोले तो न्यू फाइल बनाना पड़ता है, और कंट्रोल S बोले तो सेव करना पड़ेगा। और इसको हम दे देते हैं external.css। इसका नाम कुछ भी दे दो मीनिंगफुल, परंतु एक्सटेंशन आपको .css ही देना है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फाइल है। तो इसको सेव कर दिए और इसमें दे देते हैं हम क्या, मान लीजिए पैराग्राफ दे दिए। और पैराग्राफ को हमने जो है P लगाए और P को हमने यहाँ पे दे दिए, मान लीजिए यहाँ पे इसका ले लेते हैं हम कलर। और कलर ले लिए, इसका भी हम ले लेते हैं येलो कलर, ठीक है। येलो कलर ले लिए। और इसके बैकग्राउंड का कलर हम क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम सिंपल दे देते हैं कोई भी, मान लीजिए हमने ब्लैक दे दी, ठीक है। अब देखिए हम इसको अगर सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो कुछ हुआ क्या पैराग्राफ में, बिल्कुल नहीं हुआ। तो होगा कब, तो इस स्टाइल को हमको अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे जो स्टाइल दिया है या टाइटल दिया उसके नीचे आएंगे और लिंक टैग लगाएंगे, ठीक है। लिंक टैग लगाओगे और लिंक टैग लगाओगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे आपको रिलेशन स्टाइल सीट टाइप का, और टाइप इसका टेक्स्ट या CSS ऑलरेडी लिखा रहता है, पर HREF में आपको देना है जो आपने नाम दी है external.css। ये आपने नाम दे दिए, जो नाम है यहाँ पे दिए, देखिए external.css हमने दे दिए। और उसी लोकेशन में सेव होना चाहिए जहाँ पे ये वेब पेज सेव है। अब ये सारा जो चीज़ है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे सभी में अप्लाई हो चुका है। तो आपको 3 स्टाइल सीट समझ में आ गई होगी, एक तो इनलाइन बोले तो टैग के अंदर, एक इंटरनल बोले तो हेड सेक्शन के अंतर्गत स्टाइल टैग के द्वारा, और एक है लिंक टैग के द्वारा। एक टाइटल के नीचे ही हम जो है URL दे देते हैं जिस स्टाइल सीट को हमने बनाया है CSS के माध्यम से। तो आपको 3 स्टाइल समझ में आ गई होगी। इस एग्जाम्पल को या इसी के जैसा आप एग्जाम्पल बनाकर दर्शा सकते हैं, तो आपको 3 स्टाइल यहाँ पे समझ में आ जाएगी, एग्जामिनर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे इनलाइन बोले तो सीधे HTML टैग के अंदर लिख देते हैं, ये थ्योरी लिख देना आपको इस प्रकार। आपको सिंटैक्स एग्जाम्पल छोटी स्टाइल के लिए ज़रूरी है, क्विक सेटिंग के लिए, क्विक टेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है इंटरनल की, तो हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के द्वारा इसको अप्लाई किया जाता है। जैसे हेड के अंदर हमने स्टाइल लिए, कोई भी एलिमेंट लिए और उसको कर्ली ब्रैकेट से शुरू करे, कर्ली ब्रैकेट से एंड करे और स्टाइल को क्लोज कर दिए, फिर हेड भी क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे इसका उपयोग हो जाता है जब पूरे पेज में उसी पेज में अप्लाई करना हो, परंतु मल्टीपल वेब पेज में अप्लाई करना हो तो हमको ज़रूरत पड़ जाती है एक्सटर्नल की, ठीक है। तो .css फाइल से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, लिंक टैग के माध्यम से इसको कॉल कर लेते हैं। जैसे इस प्रकार से हमने फाइल लिए style.css और HTML के अंदर हमने लिंक टैग के द्वारा इसको कॉल कर लिए। तो ये भी आपको लिख देना है, बड़े वेबसाइट या बड़े वेब पेजेस, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए और बार बार यूज़ की जाने वाली CSS इसको बोला जाता है। तो आप इस प्रकार कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इनलाइन बोले तो टैग के अंदर, इंटरनल बोले तो स्टाइल टैग के द्वारा हेड में, एक्सटर्नल बोले तो लिंक टैग के द्वारा .css फाइल को लिंक किया जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तीनों आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लास सेलेक्टर एंड ID सेलेक्टर। तो चलिए सेलेक्टर हम देख रहे थे इनलाइन, मतलब जो आपका एलिमेंट सेलेक्टर है जो सीधे HTML टैग के द्वारा डिफाइन किया जाता है। पर मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं
इस प्रकार से आईडी सेलेक्टर, जैसे पैरा करके हमने ले लिए इस प्रकार से, और चलिए इसको दे देते हैं हम पैरा 1। ठीक, अब ये है आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर क्या करता है कि भाई यूनिक रहता है, मतलब किसी एक ही टैग में ये काम करेगा। तो ये पैरा हमने ले लिया और पैरा को हमने दे दिए क्या, यहाँ पे हम दे देते हैं फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं 20 पीटी। ठीक है, 20 पीटी ना देकर हम जो है इसको दे देते हैं 15 पीटी। ठीक है, ये 15 पीटी दे दिए। उसके बाद इसको जो है टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन हम दे देते हैं क्या, मान लीजिए हमको देना है क्या, इसको सेंटर। ठीक है, सेंटर दे दिए। तो ये हमने पैरा 1 लिए, किसके नाम से है, आईडी के नाम से। और एक ले लेते हैं हम क्या, डॉट पैरा 2। ठीक है, ये पैरा 2 ले लेते हैं। और उसके बाद हम जो है देखिए, क्लास को डॉट से डिफाइन किया जाता है और आईडी को हैश से डिफाइन किया जाता है। इसमें भी हम सेम टू सेम क्या ले लेते हैं, यही चीज़ें लेकर आ जाते हैं और इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए इसको 20 पीटी कर देते और इसको सेंटर की जगह हम राइट कर देते। ठीक है, तो हमने एक पैरा लिए 1 जो कि एक प्रकार का आईडी सेलेक्टर है, और एक डॉट पैरा 2 लिए जो कि एक प्रकार का क्लास सेलेक्टर है। तो ये दोनों चीज़ें हमको कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पैराग्राफ लिए कि नहीं, तो ये पैराग्राफ में इनलाइन वाला मैं अभी हटा देता हूँ फिलहाल में। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इक्वल लगाए हमने। यहाँ पे हम जो है एक प्रकार से क्या कर लेते हैं, आईडी ले लेते हैं। ठीक है, इसके आईडी ले लेते हैं और आईडी में क्या ले लेते हैं, पैरा 1। अब बताइए मुझे, ये जो पैरा 1 है, ये पैरा 1 आईडी है किसकी, ये पैराग्राफ 1 की। अब ये आईडी जो है यूनिक रहेगी, मतलब एक ही पैराग्राफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। परंतु क्लास की अगर बात करें तो यहाँ क्लास जब लोगे तो क्लास लेने के लिए आपको पैरा 2 जो है, पैरा 2 को आप ले सकते हैं इसमें भी, और आप जो है इसमें भी ले सकते हैं क्लास, और यहाँ पे एंटर करें और यहाँ पे आप पैरा 2 फिर से ले सकते हैं। मतलब क्लास को आप मल्टीपल एलिमेंट में उपयोग कर सकते हैं, परंतु आईडी को आप सिंगल एलिमेंट में उपयोग करोगे, क्योंकि आईडी यूनिक रहती है और क्लास सभी के लिए हो सकती हैं। जब हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे चल के, तो देखिए यहाँ पे काम किया है, बिल्कुल काम किया है। देखिए ये सेंटर में था और ये आपके राइट में थे। तो यहाँ पे ये आपका जो क्लास है और आईडी दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। क्लास और आईडी सेलेक्टर, और दोनों को उपयोग किया जाता है एक प्रकार से ग्रुपिंग के लिए। मतलब सिंपल अगर देखें तो HTML एलिमेंट को एक ग्रुपिंग डिज़ाइन बनाने के लिए क्लास का उपयोग किया जाता है। भाई डॉट से इसको इंडिकेट किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्लास पैरा लिए और इसे डिफाइन भी इसको कर दिए, तो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह या एट्रीब्यूट ले सकते हैं। आईडी यूनिक के लिए होता है, केवल एक के लिए हो जाता है और हैश से डिफाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने आईडी से लिए और यहाँ पे हमने उसको हैश से डिफाइन कर दिए। तो दोनों में आप कंपैरिजन समझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर CSS बॉर्डर एंड नेविगेशन लिंक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो बॉर्डर मतलब क्या हो जाता है, जब CSS में हम कोई चीज़ बॉर्डर डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए यही जो पैराग्राफ है, इसी में हम जो एक्सटर्नल है वो उसको अभी हटा देते हैं फिलहाल में। ये देखिए एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है पैरा 1 में या पैरा 2 में चले और हम ले लेते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर हम ले लेते हैं, बॉर्डर में 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो हो जाता है उसका 5 पिक्सल विड्थ है, दूसरा हो जाता है उसका कलर, कलर कौन सा लेना है, मान लीजिए आपको रेड कलर लेना है, और तीसरा हो जाता है उसका टाइप, बोले तो सॉलिड लेना है, डैश लेना है, या जैसा भी। अब इसको सेव कर दिए, सेव करके आप चलोगे कहाँ, रिफ्रेश करोगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको बॉर्डर नज़र आ रही है। इसके बाद बॉर्डर का रेडियस भी होता है। वही बॉर्डर का रेडियस मतलब बॉर्डर डैश रेडियस करें और यहाँ कर देते हैं हम 15 पिक्सल, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको जो बॉर्डर है, बॉर्डर राउंड में नज़र आएगी। देखिए, और चारों तरफ की बॉर्डर रेडियस बदलना है तो वो अलग अलग आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल हो जाती है, बॉर्डर की विड्थ हो जाती है, बॉर्डर का कलर हो जाता है, बॉर्डर का रेडियस हो जाता है, किस में, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बॉर्डर जो हमने दिए हैं, बॉर्डर की जो स्टाइल है जिसमें सॉलिड है, डैश है, डॉट है, डबल है, ग्रुप, ब्रिज, इनसेट, आउटसेट, 3D के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। बेसिक एग्जांपल के अंतर्गत देखें तो हमने इस प्रकार से दिए, और अगर राउंडेड कॉर्नर बनाना तो हमको जो है रेडियस देना होता है। ठीक है, डिफरेंट साइड बॉर्डर अगर देखें तो अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं हम। जैसे टॉप में लेना है, बॉटम पे लेना है, तो अलग अलग आप दे सकते हैं। पर चारों तरफ लेना सिर्फ बॉर्डर एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी का उपयोग करोगे। अब बात कर लेते हैं नेविगेशन लिंक। तो नेविगेशन लिंक का उपयोग क्यों किया जाता है, भाई सिंपल है। अगर मान लो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सरकार स्टडी बेस हम लिख देते हैं, ये देखिए, और इसमें आप देखोगे तो ये मीनू जो बने हैं ये एक प्रकार से नेविगेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस नेविगेशन को अगर ऐसे हमको बनाना है तो हमको ज़रूरत क्या पड़ती है
UL OL या जो भी हमको लिस्ट है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और साथ में हमको उसकी स्टाइल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो होम टैब है, अबाउट है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट है, इनको बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है, आप HTML में जाओगे और आपको जो है इस प्रकार से देखिए नैब बनाना पड़ेगा। ये नैब आपका क्या है, एक प्रकार का नेविगेशन है, ठीक है। तो नेविगेशन बनाना पड़ेगा, इसको फुल प्रैक्टिकल में हम देख लेंगे। अभी मैं आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना वो समझा देता हूँ, ठीक है। एच आर ई एफ क्या है, एक प्रकार का एट्रीब्यूट है, और एंकर टैग है, और इसके अंदर आपको लिंक देना है कि होम पेज बना है तो होम पेज की लिंक दे दो, जैसे home.html। अबाउट बना तो about.html यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे services.html, यहाँ पे contact.html, और नैब को आपने क्लोज कर दी। इसकी CSS कैसे डिफाइन करना है, तो नैब के अंतर्गत जो एंकर है बोले तो लिंक है, लिंक का जो टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगा वो नन रहेगा, ठीक है, मतलब बोल्ड इटैलिक कुछ नहीं रहेगा, या फिर जो अंडरलाइन आती वो भी नहीं रहेगी। पेडिंग कितनी रहेगी अंदर से, मतलब जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर का जो स्पेस है वो कहलाता पेडिंग, और बाहर का जो स्पेस है वो कहलाता मार्जिन। तो अंदर की पेडिंग कितनी रहेगी भाई, ये आमने सामने हो रही है, ठीक है, टॉप और बॉटम की और लेफ्ट और राइट की, ठीक है, इस प्रकार से। और कलर क्या रहेगा इसका, ब्लैक रहेगा, ये इस प्रकार से देख सकते हो। और जब भी माउस ले जाए तो उसके लिए हावर प्रॉपर्टी होती है, तो ओवर मतलब बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए और जो उसका फॉन्ट कलर है वो भी चेंज हो जाए, किसके कारण, जब माउस ले जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए माउस ले जा रहा है, देखिए अंडरलाइन आ रही है, देखिए आ रही, तो ये माउस आवर प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन करे हैं। उसके बाद टेक्स्ट आवर करने पर बैकग्राउंड कलर चेंज होगा और डेकोरेशन नन रहेगा, लिंक के नीचे जो अंडरलाइन है वो हट जाएगी, ठीक है। और नेविगेशन के लिए लिंक अगर देखें तो बॉर्डर इसकी किस प्रकार रहेगी, पेडिंग किस प्रकार रहेगी मीनू की, उसके अंदर नेविगेशन का लिंक या एंकर टैग कैसा रहेगा वो भी हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। लास्ट चाइल्ड की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल बनाना है, तो वर्टिकल के लिए देखिए डिव मीनू हमने क्या लिए, एक प्रकार का क्लास लिए जिसकी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, और 3 हमने क्या ले लिए, मीनू ले लिए, और डिप को क्लोज कर दिए। ऐसे मीनू के अंदर जो एंकर टैग है वो कैसा रहेगा, ब्लॉक में रहेगा। पेडिंग कैसी रहेगी उसकी, 10 पिक्सल। बॉर्डर रहेगी आपकी बॉटम में 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक कलर, और डेकोरेशन नन रहेगा। ऐसे ही आवर के समय क्या होना चाहिए वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाती क्या, नेविगेशन और बॉर्डर से रिलेटेड। आप इनको समझ गए होंगे आप एग्जाम में लिखने के लिए, बाकी डिटेल क्लास देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक्सप्लेन द जावास्क्रिप्ट इवेंट मॉडल विद एन एग्जाम्पल। तो जावास्क्रिप्ट होती क्या है, चलिए हम यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं। ये स्टाइल सीट में अभी फ़िलहाल मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, यहाँ पे स्टाइल सीट को हटा देता हूँ, या फिर स्टाइल के नीचे चलें तो हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रिप्ट। कहाँ पे, जब आप हेड सेक्शन में जाते हो तो हेड सेक्शन में आपको स्क्रिप्ट लिखना होता है, और स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे काम कर लेता है। इसके लिए भी एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट उपयोग की जाती है, इंटरनल, और आप बॉडी में भी इसका उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आप एक फंक्शन बनाते हैं, ये फंक्शन बनाए, ठीक है, आपने फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम लिख देते क्या, हेलो। ये आपने हेलो फंक्शन का नाम लिख दिया, आर्गुमेंट अभी नहीं लेना है, और हेलो में आपको बॉडी डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पे बॉडी में कमेंट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने लिख दिए वेलकम टू JS वेब पेज, जावास्क्रिप्ट वेब पेज, और सेमीकोलन लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्जी। अब इस फंक्शन को कॉल करना है तो बटन में हम कॉल करेंगे। बटन में कॉल करने के लिए आपको सिंपल करना पड़ता है, ये एक फॉर्म लेना होता है। ये फॉर्म लिए, और फॉर्म में जाकर आपने क्या लिए, इनपुट टाइप, मतलब एक बटन लेना है, इनपुट टाइप, और आपने ले लिए क्या, बटन, और यहाँ पे हमने आईडी दे दिए क्या, आईडी दे दिए, ओके, और इसकी वैल्यू दे दिए हमने क्या, वैल्यू इक्वल लगाकर हमने दे दिए यहाँ पे ओके। और इसका जो क्लिक इवेंट है, ऑन क्लिक बोल देते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत इवेंट ही उपयोग किया जाता है ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक में अपन क्या दे देते हैं, हेलो, ये हेलो दे दिए, और ब्रैकेट इस प्रकार से हमने ये सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर दिए। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो एक बटन आएगी, देखिए बटन आ गई, और क्लिक करेंगे देखिए क्या आ रहा है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। रन टाइम पे हमने काम करा लिए हैं। तो एक प्रकार से ये जावास्क्रिप्ट होती है। तो इवेंट क्या होता है, जब कोई क्लिक करे, एक्शन करे, तब इवेंट है। जैसे माउस की बटन क्लिक किया जाए, कीबोर्ड की बटन प्रेस किया जाए। इसके अलावा आप जो है क्या कर सकते हैं, माउस किसी एलिमेंट पर ले जाए या जो भी है हवर करे, पेज का लोड इवेंट हो, तो ये सब क्या है, एक्शन है। तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट मॉडल क्या होते हैं, इवेंट मॉडल बताता है कि इवेंट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, कैसे ट्रिगर करता है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है, इसी को बोला जाता है यहाँ पे इवेंट मॉडल। जैसे 3 स्टेज होती है, कैप्चरिंग स्टेज, टारगेट स्टेज और बबलिंग स्टेज।
तो कैप्चरिंग स्टेज के अंतर्गत क्या हो जाता है, इवेंट टॉप पेरेंट एलिमेंट से शुरू हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे टारगेट एलिमेंट तक आ जाता है। डायरेक्शन कैसा रहता है, ऊपर से नीचे रहता है, किसका, कैप्चरिंग फेस का, जिसमें टॉप से टारगेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए HTML आया, HTML से बॉडी में आया, बॉडी से डिब में, और उसके बाद बटन में, तो धीरे से मतलब ऊपर से नीचे चल रही प्रोसेस। टारगेट इवेंट या टारगेट फेज में अगर देखें तो एक्चुअल टारगेट होता है, जैसे बटन पर क्लिक किया जाना, अभी हमने करे थे तो टारगेट हो गया। फिर एक और हो जाता है बबलिंग फेज, बोले तो टारगेट टॉप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब जो है मतलब टारगेट से टॉप की तरफ चलता है, तो इवेंट टारगेट से वापस पेरेंट एलिमेंट तक जाता है। जैसे नीचे से ऊपर की बात करें तो पहले बटन आ गई, बटन से डिब में चले, डिब से बॉडी में, बॉडी से आपको HTML जो पेरेंट टैग है उसमें चलता है। इवेंट बबलिंग एंड जो इवेंट कैप्चरिंग है उसके अंतर्गत देखें तो हमने देखे यहाँ पे आपको इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट बबलिंग के अंतर्गत आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे हुआ है, टॉप से बॉटम चलता है और ये बॉटम से टॉप चलता है। स्टार्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट से टारगेट यहाँ पे और टारगेट से डॉक्यूमेंट तरफ चलता है। यहाँ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं होता और यहाँ पे होता है। यूज़ रेयर केसेस में इसका यूज़ हो जाता है इवेंट का, और ये इवेंट बबलिंग का मोस्ट कॉमनली यूज्ड हो जाता है। कोड एग्जांपल की बात करें तो देखिए एक हमने इवेंट बना, एक डिप बना है, डिप में अपन ने ऑन क्लिक नाम का एक क्या रखे हैं इवेंट, जिसमें हमने एक फंक्शन कॉल करा दिए अलर्ट नाम का, और अलर्ट में क्या है, डिप को क्लिक किया जाए ऐसा मैसेज शो हो, ठीक है। और बटन पर क्लिक जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे बटन क्लिक, और जैसे यहाँ पे हुआ तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ऑर्डर कैसा है देखिए, आउटपुट बटन क्लिक हो जाएगा, डिप पर क्लिक मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। ये ऐसे कोड एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, इसको आप लिख देना एग्ज़ाम में। स्टॉप बबलिंग के अंतर्गत आप देखें तो इवेंट को आगे प्रोपोगेट किया जाता है। इसके साथ ही जावास्क्रिप्ट इवेंट के जो कुछ टाइप है, जैसे क्लिक इवेंट है, डबल क्लिक है, माउस ओवर है, माउस आउट है, माउस डाउन है, माउस अप है, ये सब है। की प्रेस के अंतर्गत की डाउन है, की अप है, की प्रेस है। फॉर्म इवेंट के अंतर्गत देखें तो फॉर्म इवेंट के अंतर्गत आपको सबमिट है, चेंज है, सारी चीज़ें मिल जाती है, फोकस है। विंडो के अंतर्गत लोड हो जाती विंडो, रिसाइज हो जाती है, स्क्रॉल हो जाती है, ये सब मिल जाते हैं। साथ ही इवेंट हैंडलर की अगर बात करें तो इनलाइन मतलब बटन के अंदर ही यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। प्रॉपर्टी बेस्ड हैंडलर तो बटन की ऑन क्लिक यहाँ पे फंक्शन के द्वारा किया जाएगा। ऐड इवेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से BTN ऐड इवेंट लिस्नर और क्लिक यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं राइट है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम चेक वेदर एक प्रकार से नंबर इवन है या ऑड है, एक प्रकार से मतलब नंबर चेक कराना है कि इवन है या ऑड है। तो स्क्रिप्ट टैग हमने यहाँ शुरू करे, लेट मतलब यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए लेट कीवर्ड लिए, और नंबर टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक प्रॉम्प्ट दिए यानी कि इनपुट बॉक्स दिए जिसमें एक नंबर इनपुट किया जाएगा यूज़र के द्वारा रन टाइम पे। जैसे हम यहाँ चले तो हम यहाँ चल के देखिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, सिंपल हम चलते हैं फॉर्म के बाहर और हम ले लेते हैं क्या, स्क्रिप्ट। यहाँ पे लिए स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट को क्लोज़ कर दिए और यहाँ से भी हमने जो है क्लोज़ कर दिए, और यहाँ हमने ले लिए लेट नंबर इक्वल हमने ले लिए क्या, प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में हमने दे दिए क्या, एंटर नंबर। और इसको जो है हम इस प्रकार से रन कराएंगे तो देखिए अब क्या होता है, यहाँ चल के देखते हैं। तो देखिए नंबर इनपुट करने बोल रहा है, जब भी हमने ऐसे एंटर करे तो नंबर कहाँ जाएगा वो हमने दिए ही नहीं, तो ये प्रॉम्प्ट होता है एक प्रकार से जो रन टाइम पे नंबर इनपुट लेता है या टेक्स्ट। तो नंबर कहाँ चला जाएगा, नंबर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए और जो कन्वर्ट आर टू आ नंबर मतलब नंबर जो एक कीवर्ड है इसके माध्यम से जो नंबर आया वो कन्वर्ट होकर नंबर में चला जाएगा। और एक इफ़ कंडीशन लगाई गई है, नंबर डिवाइड या मॉड्यूल, नंबर में अगर 2 का भाग देने के बाद मॉड्यूल यानी कि उसका शेषफल 0 आता है तो 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा, एल्स नहीं आएगा तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑड नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सप्लेन कर देना आप जो भी हमने यहाँ पे करा है। ये PDF आपको मिल जाएगी, आप अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो आपको एक क्वेश्चन और मिल जाता है, डेट एंड टाइम फंक्शन को समझाइए जावास्क्रिप्ट में। डेट एंड टाइम फंक्शन क्या होते हैं, तो अगर करेंट डेट शो करना है तो आपको न्यू डेट इस प्रकार से लेना होता है, स्पेसिफिक डेट लाना है तो ये जो न्यू है एक कीवर्ड है जो इनिशलाइज कर देता है, और डेट एक प्रकार का क्या है आपका डेट फंक्शन है जो किस फॉर्मेट में डेट लाना है, स्पेसिफिक डेट, और डायरेक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट डेट लाना है तो उसके लिए कुछ नहीं देना होता है। कॉमनली यूज्ड गेट फुल ईयर बोले तो 4 डिजिट में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको रिटर्न करेगा जो ईयर है वो।
इसके अलावा आपको मंथ ऐड करना है तो आपको 0 से लेके 11 तक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 0 मतलब जनवरी और 11 मतलब दिसंबर, ठीक है। इसके अलावा आपको गेट डेट मिल जाती है जो करंट डेट देता है 1 से 31 तक। गेट डे जो डे देता है वीक के 0 से लेके 6 तक। 0 है तो संडे और 1 है तो मंडे। ऐसे गेट आवर्स बोले तो 0 से 23 तक का आवर्स देता, मिनट में 0 से 59 तक का मिनट देता है, सेकंड में 0 से 59। और अगर गेट टाइम करना है तो 1 जनवरी 1970 से मिली सेकेंड रिटर्न करता है, ठीक है, टाइम स्टैम्प के रूप में। तो इस प्रकार से कुछ डेट एंड टाइम फंक्शन हो जाते हैं। सेट फंक्शन डेट को मॉडिफाई करना, तो यहाँ पे देखिए सेट फुल ईयर, डेट को मॉडिफाई करने के लिए सेट मंथ, सेट डेट, सेट आवर्स। तो सेट कीवर्ड लगा देते हैं तो डेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे डेट जो स्ट्रिंग है ऑलरेडी प्रिंट हो जाती, डी डॉट गेट डेट और यहाँ पे बी आर टैग लगा दिए ब्रेक के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो कुछ डेट एंड टाइम या जो फंक्शन है वो मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे हमने देखे। तो यहाँ पे आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंतर्गत हमने टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है सारी चीज़ें जो इस प्रकार है तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाने वाला है। ऑल द बेस्ट। उसके लिए कोई प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।